गुड इवनिंग ऑडियंस। सैटरडे प्रॉमिस के साथ आज हम आए हैं। आज कोई हमारे साथ डॉक्टर तो नहीं है। आज मैं और संजय ही आपके साथ रहेंगे। और जैसे कि हमारा नीरज जी के एक सेशन होके हटा है वुमेन स्पेशल, तो उसमें बहुत सारी बातें तो वुमेन इश्यूज के ऊपर हमने कर ली थी, हेल्थ इश्यूज के ऊपर, लेकिन जो मेन हार्मोन रहता है वुमेन का, एस्ट्रोजन, तो आज हम उसी के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, क्या होता है, कैसा होता है। और डॉक्टर संजय हमारे साथ हैं, सवाल भी करेंगे एस्ट्रोजन को लेकर। वेलकम संजय। जी नमस्ते, हेलो ऑल। तो मेरे ख्याल से ऐसा करते हैं कि आपने ये टॉपिक तो चुन लिया है एस्ट्रोजन के ऊपर, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करें, ठीक हाँ है? जी, हाँ जी। तो सबसे पहली बात है कि ये एस्ट्रोजन होता क्या है। हमारे जो भी ऑडियंस है, स्टूडेंट होंगे, डॉक्टर्स होंगे, या फिर जो भी वो भी जानना चाहेंगे कि ये होता क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। बॉडी को चलाने के लिए ना कुछ हार्मोन्स, कुछ एंजाइम्स ये रहते हैं बॉडी के अंदर। तो कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जिसको हम मेल हार्मोन्स का नाम दे रखा है और कुछ को हमने फीमेल हार्मोन्स का। लेकिन ये नहीं है कि जो फीमेल हार्मोन्स हैं वो मेल के अंदर नहीं है, या मेल हार्मोन्स वो फीमेल्स के अंदर नहीं है, ऐसा नहीं होता। लेकिन उसकी जो वर्किंग है उसका, जो हम कह सकते हैं, वो यूजिंग में ज्यादा आते हैं, कौन से मेल में या फीमेल में, ऐसा दिखता है। एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो बेसिकली हमें उसको फीमेल हार्मोन का नाम दे रखा है, और औरतों के लिए वो कोर हार्मोन है। एक्चुअली जो एस्ट्रोजन है, इट इज अ ग्रुप ऑफ हार्मोन्स। इसमें एस्ट्राइडल, एस्ट्रोन और एस्ट्राइल रहता है, ठीक है। पर ये नहीं होता कि ये मेल्स में नहीं होता। मेल में थोड़ा कम साइड पे रहता है, फीमेल्स में ये ज्यादा रहता है। और एक मतलब इसके बाद में अगर हम जानना चाहते हैं तो इसका सोर्स क्या हो सकता है, मतलब ये कहाँ से ये होगा। ठीक है। बिल्कुल सही सवाल है कि अगर हार्मोन है तो इसको सोर्स कहाँ से आ रहा है। ये मेजर सोर्स जो है इसका ओवरीज है। पर एक इम्पॉर्टेंट इसमें ये है कि टेम्परेरी ऑर्गन भी इसमें इसको बनाने में हेल्प करता है, वो होता है प्लेसेंटा, ठीक है जी। और ड्यूरिंग ओवुलेशन जो हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है, इसका लेवल काफी हाई रहता है। और प्लेसेंटा में जो एस्ट्रोजन का लेवल रहता है वो फीटस को नरिश करता है, और जो वेस्टेज है वहां पे फीटस के साथ हमारे यूट्रस में उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। बट प्लेसेंटा टेम्परेरी हेल्प करेगा। ओवरीज इसका मेजर सोर्स रहती है। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि इसकी सिंथेसिस कैसे है। पेरेंट मॉलिक्यूल जो इसका रहता है वो है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। और वो कन्वर्ट करता है इसको प्रोजेस्टेरोन में, देन टू द एस्ट्रोजन। ये है इसकी प्रॉपर सिंथेसिस। फिर इफेक्ट अगर जैसे क्या होगा एक आधा इंडिविजुअल। ठीक है। एस्ट्रोजन का इफेक्ट हम फीमेल्स के लिए बहुत ज्यादा रहता है। हम हमारी लाइफ में इसका एक बहुत ही अच्छी प्लेस भी है, वंडरफुल प्लेस इन द वुमन। और नेचर के हिसाब से हमें कुदरत ने इसको बख्शा है, तो हम नेचर के हिसाब से हम आर्किटेक्ट हैं पूरे वर्ल्ड की, हम जन्म दे सकती हैं। और ये हार्मोन हमें बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। लेकिन सिर्फ ये एक हमें जन्म देने के लिए नहीं आता, लेकिन बाकी भी बहुत सारे ऑर्गन्स में, बॉडी के बाकी जो बॉडी पार्ट्स हैं वहां पे भी ये बहुत हेल्पफुल होता है। इसके इफेक्ट्स हम जैसे देखते हैं, ओवरीज पे इफेक्ट करता है, वजाइना पे इफेक्ट करता है, फेलोपियन ट्यूब्स पे इफेक्ट करेगा, यूट्रस पे एंड मामरी ग्लैंड्स पे, ठीक है। इसके बाद ये यूट्रस का जो म्यूकस मेम्ब्रेन अंदर की तरफ होता है ना, एंडोमेट्रियम, उसकी बिल्डिंग में ये काम आता है, उसको बिल्ड करता है। इसके अलावा हमारे फीमेल ऑर्गन्स की ग्रोथ में बहुत रिस्पॉन्सिबल रहता है, जैसे ब्रेस्ट का ग्रोथ है, ठीक है। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं इसका बोन डेवलपमेंट बहुत इसमें हेल्प करता है। और इट मेंटेन्स क्लोजर ऑफ बोन एपिफाइसिस, मतलब जब हम बच्चियां हमारी बड़ी होती हैं तो जो बोन का एपिफाइसिस होता है
उसकी क्लोजिंग होती है उस समय। या जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं ना कि अगर लड़कियों को मासिक शुरू हो जाए तो उनकी लंबाई, उनकी कद, उनका हाइट बढ़ना वो बंद हो जाता है। तो वहां पे ये बहुत हेल्प कर रहा होता है। एंड इट प्रिजर्व्स द बोन डेंसिटी आल्सो बेसिकली। तो बोन्स को ये स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। इसीलिए ये मेनोपॉज पे भी हम इसका बहुत ज्यादा इसका महत्व ये रहता है। मेनोपॉज पे कई बार बोन्स वीक हो जाते हैं, तो वहां पे बोन डेंसिटी पे ये बेसिकली बहुत ही काम करता है। अगर मेल और फीमेल की बॉडीज के स्ट्रक्चरल डिफरेंस में ये काफी फर्क लाता है। कई बार हम मेल्स में देखते हैं कि एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाए तो उनके अंदर चेंजेस आनी शुरू हो जाती है ना। वो सब भी ये हार्मोन इफेक्ट करता है बॉडी पे। इसके अलावा ये हेयर ग्रोथ पे स्टिमुलेट करता है, बालों की ग्रोथ बढ़ने में उनको इंकरेजमेंट मिलती है। एंड प्रमोटिंग हेल्थ ऑफ रिप्रोडक्शन ट्रैक, हमारा रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो होता है उसमें बहुत हेल्प करता है। और मेंसेस जो है, पीरियड टाइम होता है, मेंस्ट्रुअल टाइम होता है लेडीज का, उसमें रेगुलेट करता रहता है उसको। एक और इशू आता है यूरिनरी इनकंटिनेंस, मतलब बार बार यूरिन का आना। वहां पे ये बहुत अच्छे से उस चीज को मेंटेन करता है। जो यूरेथ्रा का एपिथेलियल लाइनिंग है उसमें बहुत अच्छे से ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचा के रखता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट भी करता है वहां पे। ठीक है। इसके अलावा लिवर प्रोडक्शन में भी, जैसे कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन है उसको रेगुलेट करेगा। ठीक है। ब्लड वेसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसीलिए हमने अक्सर ये देखा है कि लेडीज में हार्ट अटैक कम आते हैं अकॉर्डिंग टू मेल्स ना। तो वहां पे ये अच्छे से वर्क करता है। ये इसके इफेक्ट्स रहते हैं फीमेल बॉडी पर। अच्छा, आपने कहा है कि ये एक हार्मोन होता है, फीमेल पे बहुत ज्यादा असर इसका दिखता है ना। बहुत वैरायटी ऑफ तुम अभी बोली है। तो एक हम लोग क्यूरियस है कि अगर ये इसकी लेवल कम हो या ज्यादा हो, इसकी मात्रा खून के अंदर, तो उसका उस फीमेल के, जैसे तुमने अभी जो बोला कि इसका इफेक्ट क्या होगा, है ना, मतलब इसका रोल क्या है। लेकिन अगर एक्चुअली इसका कम होता है तो क्या होता है, अगर ज्यादा होता है तो क्या होता है, तो इसको कैसा ये करोगे देख सकते हैं। डिफरेंशिएट? हाँ। बिल्कुल सही सवाल है। अभी तो हमने नॉर्मल बात करी है कि ये बॉडी पार्ट्स पे, पूरी बॉडी में कैसे इफेक्ट करता है। अभी हम देख रहे हैं अगर कम होता है, ठीक है ना, तो वहां पे हमें क्या सिम्टम्स आएंगे, कैसे पता लगेगा, या हमें कब डॉक्टर के पास जाना है, ऐसी बॉडी में कौन सी चेंजेस आएंगे। जैसे मेंस्ट्रुअल पीरियड्स में इधर उधर हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा वो। दूसरा फैटीग होती है, थकावट रहना, थोड़ा मेंटली डिप्रेस होना, ब्रेस्ट टेंडरनेस मतलब हाथ लगाने पे भी दर्द रहना, है ना। मूड स्विंग्स बहुत रहते हैं, और यूटीआई इन्फेक्शंस बहुत रहती हैं, यूरिनरी इनकंटिनेंस, बार बार शिशु का आना। ठीक है। और कंसंट्रेट करने में लेडीज का इशू आता है, हेडेक्स हल्के हल्के आने और चक्कर आ जाने, हॉट फ्लैशेस, कभी एकदम से पसीना आ जाना और एकदम से ऐसे लगना कि नहीं मुझे ठंड लग रही है ना। तो इसके अलावा हमें ड्यूरिंग इंटरकोर्स पेनफुल सेक्स रहता है, और एक ना ड्राई वजाइना लेडीज को बहुत रहने लग गया, लैक ऑफ वजाइनल लुब्रिकेशन। वो भी जब ये कम हो जाता है तब ज्यादा रहता है। और इसके ऑपोजिट, अब अगर इसका देखें कि लेवल इंक्रीज होता है तो क्या होता है। जो लेवल इंक्रीज होता है उसके अलग रीजंस रहेंगे, उसके सिम्टम्स भी अलग रहेंगे। सिम्टम्स उसके क्या है, कब कब ये ज्यादा होता है, पहले उसके रीजंस देखते हैं। ओबेसिटी, मोटापा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, और कुछ मेडिसिन ऐसी लेनी जिसमें एस्ट्रोजन हो, डाइट हमारी अच्छी ना होनी, जो अक्सर हमारी इंडियन लेडीज की रहती है, हम कोई बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं। स्मोकिंग, अल्कोहल और स्ट्रेस कॉमन है, और कैफीन इनटेक। ठीक है। ये इन वजह से ये लेवल कई बार हाई हो जाता है। अब हम अगर इसमें देखें कि इसके सिम्टम्स ऐसे कौन से हैं जिसकी वजह से हमें रश टू द डॉक्टर है, तो वो सिम्टम्स में हम अगर जाते हैं तो पेट में जैसे भारीपन रहना, हैवीनेस रहना, ब्लोटिंग, डिस्टेंशन रहना। अदर सिम्टम इज द सेम, कि ब्रेस्ट टेंडरनेस रहती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी स्वेलिंग भी रहेगी। और इसमें कई बार ब्रेस्ट में लंप आ जाता है, जैसे हम कहते हैं ना कि ट्यूमर आ गया, ये पता नहीं क्या हो गया, अब कैंसर की तरफ को ना चले जाए,
तो वो फाइब्रोसिस्टिक लंप जो एक छोटा सा ट्यूमर या हल्का सा गांठ बन जाती है। और सेक्स ड्राइव कम हो जाती है इसमें। मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है अगेन वो इरेगुलर, कभी कम कभी ज्यादा, टाइमिंग्स उनकी बिगड़ जाती हैं। मूड स्विंग्स, हेडेक्स रहना, टाइगो रहना, चक्कर आना। इसके साथ साथ हमें इसमें पेशेंट्स में देखते हैं एंजाइटी और पैनिक अटैक्स कॉमन हो जाते हैं। अगर इसका कॉज ओबेसिटी है तो यहाँ पे वेट गेन ज्यादा होने लगता है। हेयर लॉस बहुत रहता है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। हेयर इसमें थिन भी रहेगा और उसकी इलास्टिसिटी जो है अगर हम खींच के देखेंगे तो वो भी वीक हो जाती है। इसके अलावा हाथ और पैर ठंडे रहना या गर्म हो जाना। कई बार हम देखते हैं ना कि पेशेंट्स आते हैं, हम हार्मोनल डिस्टर्बेंस उनको बोलते हैं कि आपके हार्मोन सेट नहीं है। उसमें क्या है, हाथ ठंडे हो गए या पैर ठंडे हो गए या गर्म रहने लग जाते हैं बहुत ज्यादा। स्लीप डिस्टर्ब रहती है, मेमोरी इश्यूज आ जाते हैं और थायराइड फंक्शंस जो है वो बदल जाते हैं। अक्सर हम लेडीज में देखते हैं कि जैसे एस्ट्रोजन लेवल ऊपर नीचे हुआ, साथ ही साथ थायराइड का इशू साथ में आता है। तो ये है इसके सिम्टम्स जब कमते हैं और जब बढ़ता है, जब हमने जाना है हमें डॉक्टर की नीड है, और इसमें एक्चुअली ही डॉक्टर की नीड रहती है। अच्छा, आपने सारे सिम्टम्स बोले जिससे बढ़ जाएगा या जिससे कम हो जाएगा, तो क्या इसके लिए सिम्टम्स आते डॉक्टर को भी मिलना चाहिए। और हैं? फिर एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि क्या हम लोग क्या एडवाइस कर दे सकते हैं या बैलेंस कैसे कर सकते हैं फिनोमेना में? मतलब उसके सिंपल फिनोमेना वेज कौन जो सी हम घर में स्टेज मैनेज होती है? कर सकें इस फिनोमिना को। हाँ। डॉक्टर के पास तो देखो जाना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हम घर में भी मैनेज कर सकते हैं। जब ये इश्यूज शुरू शुरू में शुरू होते हैं, जब थोड़ा सा आपकी बॉडी में चेंज आना शुरू होता है, तो कुछ चीजें हम घर में भी इसका तोड़ फोड़ करते हैं कि ऐसे कर लीजिए, या दादी माँ के नुस्खे जो हमारे होते थे दादी नानी के, उसके हिसाब से अगर हम थोड़ा सा अपनी लाइफ को बैलेंस करते हैं तो इसमें थोड़ा सुधार आ जाता है। लेकिन वो सिर्फ शुरुआती दिनों में रहता है। अगर आपके सिम्टम्स रेगुलर रहने लग गए हैं और ज्यादा आपको परेशान करते हैं तो आपको डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा। अब देखते हैं घर में ये बैलेंस करने का कौन कौन सा तरीका। एक तो कार्ब्स को अपने निकाल दीजिए, डाइट से कम कीजिए। फैट्स को निकालना है, फ्राइड आइटम्स आपने बंद करनी है। दूसरा है इमोशनल बैलेंस जो है वो गुड रखना है, स्ट्रेस से दूर रहना है। फैमिली को भी रिक्वेस्ट रहती है हमारी कि वो अब फीमेल्स को सपोर्ट करें इसमें ज्यादा से ज्यादा, ताकि वो स्ट्रेस से दूर रहे, इमोशनल उनका बैलेंस जो है वो अच्छा रहे, स्ट्रांग रहे। एसेंशियल ऑयल्स का हम यूज कर सकते हैं मैक्सिमम। और कुछ सप्लीमेंट्स जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं, और ये हमें यूज करने होते हैं ये तब जब हमें पता लगे कि कौन सा न्यूट्रिशन उसमें कम है। जैसे कैल्शियम कम हो गया, विटामिन डी कम हो गया, या आपके न्यूट्रिशन में कौन सी वैल्यू आप कम खा रहे हो, ले रहे हो, इनटेक कम है, तो वही आपको हम सप्लीमेंट्स के थ्रू दे सकते हैं। और मेडिकेशंस जो हमारी कुछ मेडिसिन हैं, जैसे बर्थ कंट्रोल पिल्स फीमेल्स लेती हैं, उससे थोड़ा सा दूरी बनाइए। कुछ और तरीका ढूंढना पड़ेगा वहां पे। इसके अलावा हम स्लीप का, नींद का खास ध्यान रखेंगे, और कुछ एक्सरसाइजेस और वॉक। एक्सरसाइजेस हम पहले पहले थोड़ी कम, छोटी वाली एक्सरसाइजेस, बहुत हैवी एक्सरसाइजेस ना कीजिए, और अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ ही एक्सरसाइज कीजिए। कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी होती हैं। अगर आप ओबीज हो तो आपको वॉकिंग भी करनी है, लेकिन डोंट मूव फास्ट, इसकी वजह से आपके पैरों में स्वेलिंग ज्यादा आ सकती है। वो आपकी अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ, कितना आपका हेल्थ आपको अलाउ करता है एक्सरसाइज और वॉक, उसके ऊपर आपका डॉक्टर आपको रिकमेंड कर सकता है। ये अच्छा। घर में छोटे छोटे नुस्खों के हिसाब से हम एस्ट्रोजन को सही रख सकते हैं। अगर हमारा नहीं भी खराब है तो हमें ये रेगुलर करना भी चाहिए, ताकि वो हमें इशू भी ना दे लाइफ में, फ्यूचर में ना। राइट। और ये तो हुई बात, हम लोग जैसे थोड़ा थोड़ा समझ ले कि चेंजेस आ रहे हैं, इसको बैलेंस कैसा करें। इसके घर वाले नुस्खे तो आपने बता दिए, हाँ लेकिन जी। अगर ये ज्यादा होते हैं और डॉक्टर की जरूरत पड़ती है ना, तो हमारे ऑडियंस में बहुत सारे हमारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, होम्योपैथ्स है जो नए नए सीखना चाहते हैं। तो बिल्कुल ये भी बिल्कुल। जानना चाहेंगे कि अगर एक होम्योपैथ के पास एज अ होम्योपैथ आप लोग मतलब क्या देखोगे, कौन सी रेमेडी दोगे, या फिर वो किस तरह से वो, ये सुनो ऑडियंस कि ये जो अभी के पार्ट है ये पेशेंट के लिए नहीं है, ये डॉक्टर्स के लिए है या स्टूडेंट्स के लिए है।
और आपने अपने डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए, ना कि ये सिर्फ हम लोग जो एजुकेशन के लिए तैयार कर रहे हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अभी जो होम्योपैथिक मेडिसिन में बताऊंगी, ये सिर्फ डॉक्टर्स को ही मालूम है कब और कैसे और किस लेवल पर, किस पावर में आपको, किस पोटेंसी में देनी है। आप खुद इसको ट्राई मत कीजिए, नियरेस्ट डॉक्टर को मिलिए, या नहीं तो हमें कॉल कीजिए। कुछ मेडिसिन के नेम्स बताने जा रही हूँ, जैसे स्नेशियो है, पल्सेटेला है, लाइकोपोडियम, सीपिया, लैकेसिस, कोलोफाइलम, नेट्रोम्यूर, सिम्सिफुगा, कल्केरिया का, पोनियम, नंबर ऑफ मेडिसिन आती है। वो वाली मेडिसिन जो के हार्मोन्स को कंट्रोल कर सकती हैं। कुछ एक को मैं थोड़ा एलेबोरेट भी करती हूँ। सेनेशियो हम तब देते हैं जब लंबे टाइम तक बिना किसी रीजन के पीरियड्स अपसेट हो जाए, हमें कोई रीजन भी ना मिले, तब हम सेनेशियो यूज कर सकते हैं। पल्सेटेला में हम अगर देखते हैं तो उसका थोड़ा बॉडी का सेलुलाइटिस बढ़ता है, थोड़ा फूलनी शुरू हो जाती है बॉडी, और उसमें थकावट रहती है, मूड स्विंग्स बहुत रहते हैं। ठीक है। सीपिया में अगर हम सीपिया में भी उसका भी ज्यादा रहेगा, रफनेस सीपिया में ज्यादा रहती है उसके बिहेवियर में। इसके साथ उसकी बैक एक रहेगी और ब्लीडिंग का टेक्सचर जो है वो भी चेंज होता है। लैक्सिस में अगर हम देखते हैं उसमें ब्लीडिंग का टेक्सचर चेंज होता है, और साथ ही हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे ब्लीडिंग होती है तो उसके जो सिम्टम्स परेशान करते हैं फीमेल्स को, वो कम होने लगते हैं। कोलोफाइलम में जैसे ये बोन्स है, इनका पेन स्टार्ट हो जाएगा। नेट्रोम्यूर में जैसे हार्मोन्स बैलेंस नहीं रहते हैं, और साथ में पीरियड्स का बिना किसी रीजंस के, या फिर कुछ मूड स्विंग्स उसके ऐसे होते हैं कि वो खुद ही अपने अंदर दुखी होना होना होना, और उसका खुद ही ब्रूडिंग एक नेचर होता है पेशेंट्स का, कुछ फीमेल्स का, खुद ही इतना अपने अंदर गहराई में चले जाना, और वहां से इशू जो क्रिएट होता है वो हम वहां पे नेट्रोम्यूर यूज कर सकते हैं। कल्केरिया का हम तब करेंगे जब ओबेसिटी साथ में होएगी और हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। कल्केरिया का में बहुत सारे ऐसे कॉमन सिम्टम्स हैं, जैसे भूख का ज्यादा लग जाना, और उसकी इनसिक्योरिटी फीलिंग्स मूड स्विंग्स में आएंगी। मूड स्विंग्स यहाँ पे सब मेडिसिन में अलग अलग है। पल्साटेला का मूड स्विंग अलग होगा, सीपिया का अलग, कल्केरिया का अलग, नेट्रोम का अलग। मूड स्विंग मतलब मूड स्विंग सिंगल मूड स्विंग नहीं होगा। किसी को ऐसे लगता है कि मुझे लव एंड केयर चाहिए, किसी को होता है मुझसे दूरी बना के रखिए, किसी को ऐसे होता है मुझे पैम्परिंग चाहिए, किसी को मूड स्विंग में सिक्योरिटी चाहिए होती है। इट डिपेंड्स कि आपको क्या फील होता है, आपकी कोर में क्या एहसास करा है ना। पोनियम में हम ये देख सकते हैं कि कई बार पेशेंट्स आते हैं कि, या लड़कियां आती हैं कि बिफोर पीरियड्स टेंडरनेस रहती है ब्रेस्ट में, और कई बार लंप बन जाता है उसमें हार्ड ना, तो उसमें पोनियम दे सकते हैं। इससे इजीली ब्लीडिंग भी हो जाती है और इश्यूज भी धीरे धीरे कम होने लगते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी, मेडिसिन पार्ट ऑडियंस आप अपने हिसाब से नहीं लेंगे, आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर को मिलकर लेंगे, या फिर हमसे बात करेंगे। थैंक यू संजय। मुझे लगता है कि आज का टॉपिक मेरी तरफ से तो पूरी तरह से गया है। फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है या आपको लगता है कि कुछ इसमें आ सकता है तो आप बताइए। नहीं, मैं तो वही बोला हूँ कि ये जो प्रोसेस होती है मेडिसिन सिलेक्ट करने की, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। बहुत सारे प्रोबेबिलिटीज हम अलग अलग सिम्टम्स लेके मिलाते हैं, और वो एक अच्छा होम्योपैथी उसको कंपेयर कर सकता है कि दवाई के सिम्टम्स और तुम्हारे पेशेंट के सिम्टम्स किस तरह से एक दूसरे को रिलेट करते हैं। तो ये हम लोग ये रेमेडी के सिम्टम भले वो तुम्हारे सिम्टम के साथ मिले, लेकिन जो रेमेडी का नाम तुम्हें पता है, लेकिन ऐसी 10 रेमेडी और रहती है जिनका नाम तुम्हें पता नहीं होता। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, मेडिसिन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ही लेनी चाहिए। तो डॉक्टर को ये सब पता होता है, तो डॉक्टर अच्छी जल्दी काम करने वाली दवाई तुमसे सिलेक्ट करके देगा। एंड तुमने सबने डॉक्टर को मिलके ही मेडिकेट करना चाहिए, ना कि खुद बे खुद मेडिसिन लेनी। बहुत अच्छा रहा। और मुझे नहीं लगता कि आपको फोन नंबर देने की जरूरत है, वो तो डिस्प्ले कर रहा है। फिर हाँ? भी फोन नंबर मैं बोल देती हूँ, 9814966919। लेडीज के लिए लास्ट मैसेज जो मेरा है वो यही है कि वी आर द बेस्ट, वी आर द आर्किटेक्ट्स ऑफ दिस ओल्ड वर्ल्ड। तो हम सबको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। अपनी सेहत का ध्यान रखिए, तभी हम अपने बच्चे को, अपनी फैमिली को अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं।
अच्छा इस समाज को अच्छा ग्रो करवा सकते हैं। थैंक यू ऑडियंस। नेक्स्ट सैटरडे फिर मिलते हैं। बाय बाय।